नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ है पुष्कर अवस्थी साहब। आइए सबसे पहले पुष्कर अवस्थी जी का स्वागत कर लेते हैं। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। जी। दर्शकों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ये 2 लोग और 7 और लोग, कुल मिला के 9 लोग। कल रविवार को इनका एक हेलीकॉप्टर मिस हुआ। अज़रबैजान जो इनका प्रांत है वहीं से मिस हुआ। और आज अब ये कन्फर्मेशन आ रही है कि ये उस हेलीकॉप्टर में सवार ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री के साथ बाकी सातों लोग यानी कुल मिला के 9 लोग अब जीवित नहीं हैं। जहां तक इब्राहिम रईसी का सवाल है राष्ट्रपति के रूप में, वो सन 60 के दशक में पैदा हुए तो बहुत ज्यादा उनकी उम्र नहीं है, लेकिन कट्टर पंथ के प्रणेता, उसको लीड करने वाले और ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं उनके बेहद करीबी, और कहा तो यहां तक जाता था, अनुमान था और ईरान में ऐसी बात थी कि उनके बाद उनके उत्तराधिकारी। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भी ईरान के राष्ट्रपति के मृत्यु पर शोक जताया है, बाकायदे उन्होंने संदेश भेजा है। लेकिन ईरान के इस दुर्घटना के बाद जिसमें उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री मारे गए हैं, उधर इजराइल में और इजराइल के साथ-साथ बहुत से और जगहों पर तेहरान के कसाई के निपट जाने की बात की जा रही है। आइए जानते हैं पुष्कर जी से। सर, ये घटना है या दुर्घटना है? मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, फिर हम चरित्र बाँचेंगे कि आगे क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी बात पर इस समय उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये घटना है सर या दुर्घटना है? क्योंकि देखिए मोसाद जो ऐसा है वो बड़ा बदनाम है सर। देखिए ऐसा है कि जियोपॉलिटिक्स में या वैश्विक जगत में जब भी कोई राजनीतिज्ञ और विशेषतः यदि जो है जब उथल-पुथल का समय चल रहा हो, जब जो है विश्व अशांत हो, और खास तौर से ऐसी जगह का जहाँ की हॉट स्पॉट हो, वॉर जोन में हुँ, आता हो, तो ऐसी जगह में यदि किसी ऐसे राष्ट्र के राष्ट्रपति की किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो ये हमेशा के लिए कयास बना ही रहता है कि ये क्या एक दुर्घटना है या एक दुर्घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं कि हत्या की गई। यहाँ पर जब से कल से जब उनके हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति और उनके साथ उनके विदेश मंत्री और साथ में और लोग जो थे, वो आज अज़रबैजान के बॉर्डर में जा रहे थे। वहां पे किसी डैम का उनको जो है इनॉग्रेशन करना था, और उसके जब उनका 3 हेलीकॉप्टर थे, 3 में जब उनका हेलीकॉप्टर लापता हुआ तो उसके बाद से ये कयास लगने लगा था, क्या ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और दुर्घटना ऐसी जगह पे था कि जहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो क्या ईरान के राष्ट्रपति सकुशल हैं कि नहीं है, घायल है क्या है। तो वो जितनी भी कल रात से बातें चल रही थी, वो सुबह-सुबह आज तक जो है कंफर्म हो गया कि वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जला, और ऐसा जला कि उसमें जो मृतक लोग थे उनकी पहचान भी मुश्किल हो रही थी। तो ऐसी संभावना में यही कहा जा सकता है कि ये दुर्घटना ही भले रही हो, भले इसमें एक पीछे किसी का हाथ ना हो, लेकिन ये विश्व की शांति के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है। देखिए ऐसा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसको जो है जैसे यूएस ने तो कह दिया, वहां से उनका जो थिंक टैंक है उसने या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने जो अनऑफिशियली कहा कि उन्हें शंका ये जताई गई है कि ये दुर्घटना नहीं है, बल्कि जो है ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था, जिसके तहत जो है रॉकेट से जो है रॉकेट लॉन्चर के थ्रू जो है गिराया गया। इस तरह की बातें आई, लेकिन इसको कभी फिलहाल तो हम लोग जो है कंस्पिरेसी थ्योरी में ही इसको रखते हैं। इजराइल में बड़ा है इसका जो है हर्षोल्लास मनाया गया इस सूचना का, इस खबर का। तो लेकिन उस खबर से जो है ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो है मोसाद का इसमें हाथ है। और इसी तरीके से तो स्वयं ईरान में कई जगह पे
रात में जो है रॉकेट जलाए गए, पटाखे बजाए गए। इसके मतलब ईरान में भी बहुत से लोग, जो एक जनता का एक वर्ग जो था, रईसी की मृत्यु पे प्रसन्न है। तो पहली बात तो ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ। हाँ, ये महत्वपूर्ण है अवनीश कि ईरान क्या मानता है। यदि ईरान के उनकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो उनके खमैनी अयतुल्ला खमैनी है, या जो उनकी जो बॉडी है, वो यदि 1% भी ये माने, उनको शंका रही कि जो है इसके पीछे जो है अप्रगति, जो घटना हुई है, इसके पीछे किसी तीसरे का हाथ है, भले उसमें XYZ कोई भी हो, तो निश्चित रूप से जो है रिटेलिएशन आएगा ईरान की तरफ से। और जो है एक तरीके से हम लोग जो है एक वैसे ही पूरा मिडिल ईस्ट आग से जल रहा है। अभी हमास और इजराइल चल ही रहा है, वो गाजा में चल ही रहा है, आपका यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, अबेदान और इसमें आर्मेनिया का अलग चल रहा है, आपका जो है नाटो अलग विभक्त पड़ा हुआ है। तो इतनी विश्व में एक सर्टन भूभाग पे जो है इतनी चीजें एक साथ हो रही हैं कि उसमें यदि किसी ने अपने को मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा संयम नहीं बरता गया, तो इसके दुष्परिणाम पूरे विश्व को ही देखने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें एक खास बात यह है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु हुई है, जो आपका ईरान के राष्ट्रपति हैं रईसी, ये भरपूर कट्टरपंथी और हार्डलाइनर माने गए हैं पूरी तरीके से। जो जैसा कि ईरान में जो इस्लाम है वो अलग टाइप का इस्लाम है, 40 साल से ऊपर हो गया जब से 78 में जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, हटाए गए, उसके बाद जो आया दौर, तो बीच में तो थोड़ा मॉडरेटर पर आए थे, लेकिन इनका जो चयन हुआ 2021 में, और 2021 में खमेनी जो थे अयतुल्ला इनके, उन्होंने ये इंश्योर किया था कोई जो है मॉडरेटर जो है राष्ट्रपति का चुनाव ना लड़ सके। उन्होंने जो है उसके अंदर मैनेज किया था और इस तरीके से उनको पुश किया गया था, इनको बनाया गया था। तो ऐसी अवस्था में ऐसा आदमी जो कि कट्टरपंथी हो, जो कि पहले जज था और 21 में राष्ट्रपति बनने के बाद कम से कम 80,000 राजनीतिक सजाएं मौत जो हुई हैं वो इनके द्वारा दी गई हैं या इनकी सहमति से हुई हैं। इसीलिए इनको बुचर ऑफ तेहरान भी कहा गया, जल्लाद भी कहा गया, सब तरीके की इनको उपमाएं इनको मिली है। लेकिन जो उनके जो सब सुप्रीम धार्मिक नेता हैं वो इनको पसंद करते थे, वो लेके आए थे। और ये पूरी तरीके, जैसा आपने भी अपने प्रस्तावना में कहा है कि ये उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे थे, और ईरान में इसी तरीके से जो है मामला आगे बढ़ता भी है, तो इनको देखा था। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति का की हत्या हुई है या जो है अकाल मृत्यु हुई, किसी दुर्घटनावश हो गई है, तो उसमें जो वैक्यूम है वो जल्दी फिल नहीं होता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि उतना हार्डलाइटेड मूलभूत आदमी होगा तभी हो पाता है, बनाया नहीं जा सकता। और जिस तरीके से हमास में की तरफ से एक आया है रिएक्शन कि यदि एक क्षण के लिए भी इसमें इजराइल के हाथ होने का अंदेशा हुआ तो इजराइल को जो है नक्शे से उड़ा दिया जाएगा। तो मैं इस चीज को गंभीरता ही से लूंगा इस मामले को, क्योंकि वहां पर जब आदमी का जब वो हो जाता है, संयम खो देता है, तो इसी तरह घटनाएं होती। जी, आप कुछ कह रहे थे अवनीश? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, मैं आपसे दो चीजें, आपने दुनिया के सारा, आपने इजराइल, हमास और यूक्रेन, रशिया और ये तमाम अशांति की बात कही, तो मैं उस लिस्ट में से एक नाम, एक संख्या और बढ़ा देता हूं, पीओजेके। हमारे हमारे पीओजेके में भी इस समय कुछ चीजें चल रही हैं। अच्छा, एक चीज आपने ये कहा कि ईरान में भी खुशियां मनाई गई हैं रईसी की मौत के बाद। तो मैं एक तो अपने दर्शकों के लिए ये कारण जानना चाहूंगा कि ईरान में किस तरह के हालात ऐसे हैं कि जो इनका विरोध है, क्योंकि इनके सर्वोच्च धार्मिक नेता के नजदीकी हैं और अच्छे खासे कट्टरपंथी हैं। तो आखिर ईरान में इनके अपने देश में वो कौन लोग थे जो खुशी मना रहे थे, पहली चीज। दूसरा प्रश्न मेरा सर ये है
कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान का नेतृत्व, जो पॉलिटिकल नेतृत्व है या रिलीजियस नेतृत्व है, वो तो हार्डकोर है, वो जो है काफी कट्टरपंथ है, लेकिन जनता वहां की वो लिबरल है, क्योंकि ईरान में जितने भी अभी प्रदर्शनों का दौर देखा गया, चाहे वो लड़कियों द्वारा हो चाहे तमाम द्वारा हो, तो ये कैसे संभव हो पाया कि सोसाइटी लिबरल हो, सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो, लेकिन पॉलिटिकल नेतृत्व और रिलीजियस नेतृत्व इतना कट्टरपंथ हो जाए और दोनों एक साथ साथ चलें। एक तरफ रईसी पर छातियां पीटी जा रही हैं, दूसरी तरफ आपने ही बताया कि वहां रॉकेट और फुलझड़ियां भी छोड़ी गई। तो ये कंट्राडिक्शन क्या है, जरा ईरानी सोसाइटी में इसको समझाएं। देखिए, ऐसा है कि ईरानी सोसाइटी ऐसी हमेशा से नहीं थी। 1978 से पहले जब तक जो है अयतुल्लाह खमेनी ने जो है वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं ले आए थे, उससे पहले जो है ईरान की जनता जो है बड़ी प्रोग्रेसिव थी, क्योंकि शाह खुद प्रोग्रेसिव थे। हाँ, ये जरूर था कि उनको वो अमेरिका के अंगूठे के नीचे थे, तो वेस्टर्न पहनावे और उसकी विचारधाराओं को, वेस्टर्न जो परंपरा तरीके तौर तरीके होते हैं, उसको उन्होंने खुली छूट दी थी। तो जनता उसके अंदर एक जनरेशन थी, उसको पूरा देखा हुआ था सन 50 के बाद से। इसलिए ये कह सकते हैं लेकिन ये चीज सऊदी अरेबिया में नहीं रही, जहां पर कि एमबीएस उसके ठीक उल्टा धीरे धीरे कर रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया की जनता को कभी भी इस मॉडर्न ईरा का कभी हवा का झोंका भी नहीं लगा, हमेशा ही जो है कट्टरपंथी रहे और धीरे धीरे कसते रहे, जहां शिकंजा धीरे धीरे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि ईरान एक सिविलाइजेशन है, ईरानियन सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन। उनका एक अपना, इस्लाम तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले उनका एक अतीत है। और ईरान उन इस्लामिक कंट्रियों में से है जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत नहीं छोड़ी। उसकी जनता ने, भले उनके नेतृत्व ने जो है कट्टरपंथी रखे हो रहा हो, लेकिन वहां पे नवरोज जैसे होता है, इस तरह की और चीजें हैं, वो अपने तरीके से उसको मनाते हैं। दूसरी बात, वहां पर जो है जो इस जनरेशन के जो बच्चे जो वहां पे जो आए, तो उन्होंने वो उनका विरोध जो है जो धार्मिक कट्टरता है उसके विरोध था। क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो पुलिसिंग होती थी, रिलीजियस पुलिसिंग थी, बिना हिजाब पहने आप निकल आए तो कर दिया, उसका जो है लोगों ने विरोध किया। और पिछले 10 साल में, इस दशक में जो है निश्चित रूप से सबसे ज्यादा ये आपका बुर्का और हिजाब जो है जलाया वहां गया, सबसे ज्यादा कुरान की बेकदरी वहां पे की गई, सबसे ज्यादा वहां पर अपनी जान पे खेल के विरोध में सड़क पे वो लोग आए। और जो 80,000 मैंने आपको बताया कि वो सजाए मौत दी गई है, उस 80,000 में बहुत से लोग पॉलिटिकल नहीं थे, वो ये एक्टिविस्ट जो कि जो है खुले में सांस लेना चाहते थे, उनका किया गया। इसलिए वहां पर जो है इसको जो है बड़ा ही एक वर्ग द्वारा जो है इसको स्वागत के रूप में लिया गया और खुशियां मनाई गई। यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है क्या है, देखिए 10 से 15 साल में सोशल मीडिया खूब बढ़ा है। सोशल मीडिया ने रिवोल्यूशन लाया है। सोशल मीडिया ने जिस पीढ़ी ने 78 के बाद आंख खोली और जिसको 78 के पहले का नहीं मालूम, इस सोशल मीडिया ने 1978 से पहले का ईरान में दिखा दिया उस जनता को। तो वो देखा कि ये तो हम मूल में नहीं, ये तो हमको आर्टिफिशियली बनाया गया है। इस चक्कर में जो है वो हुआ। अच्छा, दूसरा, क्योंकि एक अपनी सभ्यता है उनकी। देखिए, सिविलाइजेशनल जो नेशन होते हैं वो अपने रूट्स पे आते हैं, तो इसलिए वो अपने रूट्स पे जाएंगे, तो इसलिए वहां पे विद्रोह होगा। और जहां तक ये कट्टरपंथी लेकर खमैनी इसीलिए आए थे 2021 में कि वो जान रहे थे कि यदि पॉलिटिकल कंट्रोल समाज पे रखना है तो एक जो है कठोर प्रशासक को, एक कट्टरपंथी को लेके आना होगा, ताकि वो जो है कहना चाहिए माई वे और हाईवे वाला मामला, माइट इज राइट, या डिक्टेटरशिप का जो एक पहलू होता है कि हम सही गलत का मतलब इस चीज से नहीं है, लेकिन हम कर देंगे। तो इसीलिए जो है ये जो खमेनी रईस जो हैं वो महत्वपूर्ण भी थे ईरान के लिए, और उनका जाना भी महत्वपूर्ण है।
विश्व के लिए, क्योंकि विश्व ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखे। आप उस टाइप की चीज बोल रहे हैं कि इसको भी मानो कि उसको भी मानो या दोनों को मान लो। आप ये कह रहे हैं कि ईरान के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो बाकी विश्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसको हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भैया एक और निपटा, एक और जो है कट्टर मौलाना वो निपटा। तो इनके पिता खुद मौलवी थे, हालांकि जब ये बहुत छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। मैं इनकी जरा जीवन परिचय में पढ़ रहा था वीडियो करने से पहले। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अगर पूरी दुनिया पर भी काफी फर्क पड़ने वाला है तो जरा उसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सर, ईरान ने इजराइल के खिलाफ पहला हमला किया, ठीक है, इजराइल ने पलट के जवाब दिया। उसके बाद लगातार ईरान इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है, उधर हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरह से ईरान अभी भी इजराइल पर हमलावर है वाया हमास। और आप जो कह रहे हैं कि शेष विश्व को भी बड़ा फर्क पड़ेगा, तो सर मोसाद को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? मैं फिर एक बार पूछूंगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही सही। देखिए, मोसाद जो है एक प्रीमियर एजेंसी है जिसने पूर्व में जो उसका इतिहास है उसमें इस तरह की घटनाएं से भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए बड़ा स्वाभाविक है ये मानना कि इसमें मोसाद का भी हाथ है, मोसाद का हाथ होगा, है कि नहीं? परसेप्शन यही है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि इस परसेप्शन से ईरान बाहर नहीं निकल पाता है, तो जो अभी जिन्होंने आप राष्ट्रपति का जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने चार्ज लिया है, वो अब शायद उनका कुछ सिस्टम है, उतने दिनों बाद जो है उनको जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना। ये जो जब नया चुनाव होता है तो उनका जो प्रक्रिया बिल्कुल अलग टाइप की है। उसके अंदर इसके मतलब वहां पर कट्टरपंथी उदारवादी मुल्लाओं में उठापटक को भी देखनी आपको बाकी है। अब ये कोई नहीं जानता है कि ये उदारपंथी के पीछे कौन सा, किसका पीछे पीठ पे किसका हाथ है। यदि ये मान भी लिया जाए कि रईसी की हत्या हुई कराई गई है, तो ये निश्चित मानिए ऐसा नहीं है कि जब तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट की तरफ से जो है उस वैक्यूम को फिल करने की तैयारी नहीं होगी, तब तक इतना बड़ा घटना अंजाम नहीं दी जाती, क्योंकि उससे कैओस पैदा होता है। तो इसको इस तरह देखा जाए कि ईरान ने जो अब तक किया हमास के थ्रू किया, डायरेक्ट जो किया एक बार किया, लेकिन वो उसको मैं नूरा कुश्ती कहता हूं, क्योंकि जो है जितने उन्होंने रॉकेट भेजे थे वो ऐसे बहुत विध्वंसक नहीं थे, ना ज्यादा विध्वंस हुआ। इसी तरीके से इजराइल ने भी किया। तो इसको कह सकते हैं ईरान और इजराइल ने अपनी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक नूरा कुश्ती का गेम किया, क्योंकि नोबडी वांटेड टू एस्केलेट द वॉर। कोई युद्ध में जानना नहीं चाहता, लेकिन आदमी खींचा जाता है इस युद्ध। यहाँ पे ईरान का यदि जो है, क्योंकि ईरान पे ऑलरेडी यूएसए ने बैन लगा रखा है पूरा, उनके पास जो है तमाम तरीके की पाबंदी है, उनके तेल से लेकर हर चीज में, जिसका जो है इंडिया ने डिफाई किया। तभी तो जब इंडिया ने 10 साल के लिए चाबहार का एग्रीमेंट कर लिया, तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आई बात, उन्होंने उस पर आपत्ति की। सर आजकल बाइडेन चाचा को भारत की बहुत सारी बातें नापसंद है सर, ये तो अलग विषय है। नहीं, तो मेरा यहाँ कहना है कि एक तरफ ईरान का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो लोग हैं वो भले विश्व के लिए कुछ भी हो, लेकिन भारत की जो रियलिस्टिक इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी में वो फिट बैठते थे तो वहां पे। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक संकेत भेजा है, तो बिल्कुल उचित है, भेजना चाहिए, क्योंकि जो उनके विदेश मंत्री जो नहीं रहे हैं, उनका हमारे विदेश मंत्री से बड़ा अच्छा 1 to 1 वो था। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सेटबैक ये है इन वन सेंस कि अब नई तरीके से जो है पारी खेलनी पड़ेगी। नए ठीक है, 10 साल का जो चाबहार में हो गया। हाँ, हमेशा ही होता है, नया पॉलिटिकल सिस्टम जब कोई आता है, कौन चुना जाता है, उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो देखा जाएगा। इसलिए रिटेलिएशन ईरान से आएगा। अब ये देखना है कि इसका रिप्लेसमेंट कौन बनता है, या वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं, जो जिन्होंने चार्ज लिया प्रेसिडेंट का, वो भी कट्टरपंथी इस तरीके के हैं,
या कट्टरपंथी बने रहने के लिए, या जो है अपनी पोजीशन, या वो खुद राष्ट्रपति के चुनाव में अपने को जो है कभी खमैनी की तरफ से बैक किए जाते हैं, तो फिर उनको जो है अपनी मसल पावर दिखानी पड़ेगी। उनको जो है जनता में जो, देखिए जैसे हम और आपने देखा कि ईरान के एक वर्ग ने जो है फुलझड़ियां जलाई और पटाखे बजाए, तो वो भी देख रहे हैं ना। तो उसको शांत करने के लिए इसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी गढ़ सकते हैं, जो हत्या नहीं, इसको हत्या बनाई जा सकती है, और जिसको और उसके जो खिसियाई बिल्ली खंबा निचोड़े वाली बात है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे एस्केलेट करेगा मामला। इसलिए अभी मैं कहूंगा कि सांस रोक के स्थिति है। हाँ बिल्कुल 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 बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज आपको बता दूं, जो ईरान का जो संविधान है उसके मुताबिक जो उनका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जो कि अभी आई है रईसी के, जैसे रईसी की मौत हुई, तो अब उनके यहाँ 50 दिन के लिए, फर्स्ट 51 डेज, 51 दिन के लिए जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जैसे कि बन गए हैं। यहाँ जो सर्वोच्च नेता है मिस्टर खोमैनी की सहमति जरूरी है, और खोमैनी की सहमति से ही उनको 51 दिन के लिए भी अगर कुर्सी दी जा सकती है तो वो दी जा सकती है। आगे आपने बात किया कि अगर राष्ट्रपति के मेन चुनाव, हालांकि 25 में चुनाव वहां पर ड्यू थे, लेकिन अब तो चुनाव पहले कराने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो कार्यवाहक होंगे वो अगर बैक्ड बाई खोमैनी है, तो निश्चित रूप से अगर आगे भी कोई उम्मीदवार होगा, भाई काम चलाऊ में भी जब खोमैनी है पीछे, तो फिर किसी परमानेंट में खोमैनी क्यों नहीं होंगे? ये तो वहां का संविधान जो उन्होंने बदला है 89 में, उसके बाद जब उन्होंने वहां प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म किया, सीधे राष्ट्रपति ले आए, और उसके बाद लगातार चीजें होती गई। अब सर आपने अंततः अपनी बात में एक चीज तो स्वीकार कर लिया, ये कहते हुए कि ईरान प्रतिक्रिया देगा। सर क्रिया हुई है तभी तो प्रतिक्रिया देगा। नहीं, मैंने ये कहा यहाँ पे कि ईरान, मैंने शुरू में बात करी थी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, हम इसको जो है ईरान क्या मानता है, ईरान क्या मानता। और मेरा अपना अंदेशा ये है कि जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, खमैनी के पीछे हैं, निश्चित रूप से उनको कट्टरपंथी और या कहना चाहिए कि एक आयरन फिस्ट वाला सिद्ध होना बनना पड़ेगा। उसके लिए जो है ये दिखा पब्लिक करने के लिए, या अपनी जो और जो जिनको चुनते हैं राष्ट्रपति को, वहां पर अपनी पैड बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वैक्यूम नहीं है ईरान में, जैसे रईसी थे वैसे ये है, तो ये सेम आइडियोलॉजी चल रही है। हम उनसे भी थोड़ा बढ़ के हैं, वो हाँ, हम उनसे भी थोड़ा बढ़ के हैं, ये भी कोशिश हो सकती है। वो कहावत नहीं है, नया मौलवी जो है प्याज थोड़ा ज्यादा खाता है, तो वो हो सकता है 2 टुकड़े प्याज के ये ज्यादा खाएं। तो इसलिए मुझे जो है ये ज्यादा प्याज खाना जो है की संभावना ज्यादा लगती है, और उसी से मैं कहता हूं कि ये दुर्घटना जो है विश्व के लिए भी चिंताजनक ही है, चाहे वो दुर्घटना है या कि कोई और साजिश है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि सर ये घटना है या दुर्घटना, खैर घटना हो या दुर्घटना हो, लेकिन आपकी बात सबसे ऊपर और सबसे सही समझ में आती है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये घटना है कि दुर्घटना है, महत्वपूर्ण ये है कि ईरान इसको किस तरीके से लेता है। ये सबसे आज का जो हमारी चर्चा है, इसका जो हासिल जमा मैं निकाल रहा हूं ये है, क्योंकि हमारे लिए, हम सभी के लिए या पूरे विश्व के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि ईरान कैसे इसको लेता है, ईरान कैसे रिएक्ट करता है, आगे की दशा और दिशा इस पर डिपेंड करेगी। तो दर्शकों, ईरान में हुई इस घटना या दुर्घटना, बहरहाल आप सब नीचे कमेंट में मैं तो आग्रह करूंगा कि बताइए कि ये दुर्घटना है या घटना है, मोसाद ने किया है या प्रकृति ने किया है, जैसा भी किया है। लेकिन जहां तक आपने ये चिंता जताई कि भारत के लिए थोड़ा सा एक मायने में सेटबैक है, ये कहीं भी कोई रिजीम चेंज होता है तो निश्चित होता है, लेकिन भारत की विदेश नीति की ये सफलता है कि यूएस सैंक्शंस के बाद भी ईरान सरकार के साथ भारत ने अपने न सिर्फ व्यवसायिक बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी लगातार जारी रखे, और यूएस कुछ नहीं कर पाया। तो हमारे विदेश मंत्रालय और हमारी विदेश नीति का ये नया चेहरा है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि ये 51 दिन वाले साहब जो आए हैं, यहीं से वो रिश्ता शुरू हो जाएगा, और जयशंकर साहब इसके मास्टर हैं, इसमें कोई ऐसा शक हम सबों को नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा इंडिया फर्स्ट बना रहेगा। बाकी घटना कहीं हुई हो, दुर्घटना किसी ने की हो, ये भविष्य के गर्त में है,
और जैसा कि पुष्कर जी ने कहा कि महत्वपूर्ण ये होगा कि ईरान इसको कैसे लेता है, हमारे लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है। हमें उम्मीद है कि ईरान में हुई इस दुर्घटना या घटना, इस पर आपको एक व्यू पॉइंट मिला होगा और आप सब नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप सब क्या राय रखते हैं। पुष्कर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा करते हैं समाप्त। आप सभी को नमस्कार। राम राम।